नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज की आज हम 206ठी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम पूरी डिटेल के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और एनसीईआरटी के फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी लैंग्वेज, उनको किस तरीके से पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं, उनका आइडिया भी हो और आपका पूरा रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किसमें से हास घटाकर की जाती है। यानी जो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा होता है एनएनपी, इसको किसमें से हास हटा करके प्राप्त किया जाता है। एनएनपी हम प्राप्त करते हैं जब हम जीएनपी में से हास घटा लेते हैं, यानी जो मूल्य कटौती होती है उसे घटा लेते हैं जीएनपी में से, तो हमें एनएनपी मिलता है। जब हमने इकोनॉमिक्स की पहली क्लास, दूसरी क्लास कवर करी थी, उसमें बात किया था कि जो हमारे पास ये ग्रॉस होता है यानी सकल होता है, उसमें से अगर हमें नेट यानी शुद्ध प्राप्त करना है तो हम ग्रॉस में से हास को घटाएंगे। चाहे जीएनपी में से हास घटाकर एनएनपी प्राप्त करना हो या फिर जीडीपी में से हास घटाकर एनडीपी प्राप्त करना हो, ठीक है। तो एनएनपी हमें किस में से घटाकर मिलेगा हास? जीएनपी में से। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर टिक नहीं करना है, जीएनपी पर टिक करना है, क्योंकि जीडीपी में से एनडीपी मिलेगा, जीएनपी में से हमें एनएनपी मिलेगा। हमें एनएनपी की आवश्यकता थी, ठीक है। जो एनएनपी होता है वह किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। 4 घटनाएं यहां पर दी गई हैं, इनको आपने क्रमवार लगाना है। पहले भी हमने इस प्रकार के सवालों को देखा है जिसमें सभी घटनाएं समान वर्ष की हैं। पहले अलग अलग वर्षों की घटनाएं दी जाती थी, अब सभी घटनाएं जो हैं आपकी, ये सारी घटनाएं 1946 की हैं, लेकिन अलग अलग महीनों की हैं, अलग अलग तिथियों की हैं, जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन्हें लगा पाएंगे। सीधी कार्यवाही दिवस की बात करते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो जून 1946 में हुए थे, ठीक है, जून जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये 24 मार्च को आया था, ठीक है। और शाही नौसेना का विद्रोह जो हुआ था वो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? शाही नौसेना का विद्रोह। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च में, फिर जून जुलाई में संविधान सभा के चुनाव हुए और अगस्त में सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे यहां पर हुआ, ठीक है। तो सही क्रम क्या होगा? 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित होता था। तो मौर्य काल के अधिकारियों के बारे में, मौर्य काल के महत्वपूर्ण विभाग और उनके अध्यक्षों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना है हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर, वो आपको मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मौर्य काल के विभाग, उनके अधिकारी, उनके अध्यक्ष, इनको लेकर सवाल लगातार पेपर में बनता है। ऐसा ही एक सवाल बना कि मौर्य शासन प्रशासन में जो प्रतिष्ठा होता था यह किस विभाग से संबंधित है। हमने पढ़ा था उस वीडियो में, जो प्रतिष्ठा होता था वो फौजदारी जो न्यायालय होते थे उनके जज को कहते थे, यानी जो फौजदारी न्यायालय उस समय होते थे उनके जज को कहा जाता था प्रतिष्ठा, और जो दीवानी न्यायालय होते थे उनके जज को कहा जाता था व्यवहारिक। तो व्यवहारिक और प्रतिष्ठा दोनों का संबंध किससे है? न्याय विभाग से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 इंपॉर्टेंट कारक होते हैं, ठीक है। 6 कारकों में कौन कौन से हैं? एक होता है ऊंचाई,
इसको ध्यान रखेंगे। एक होता है वहां पर वायु दाब कितना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक हमारा ये होता है। तीसरी जो चीज होती है वो होती है समुद्र से उस जगह की दूरी, उस पर भी जलवायु आपकी डिपेंड करती है। इसके अलावा महासागर की जो धाराएं होती हैं उन पर डिपेंड करती है, और उच्चावाच लक्षण जो होते हैं वो कितना आपका जो क्षेत्र है वो ऊंचाई नीचाई में है, उसकी आकार किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी उसकी भू आकृति किस प्रकार की है, यानी उच्चावाच इसको कहा जाता है। उसमें ऊंचाई नीचाई कितनी है, क्षेत्र कितना उबड़ खाबड़ है, कितना उसमें उस पूरे क्षेत्र की भू आकृति किस तरह की है, ठीक है। और छठा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अक्षांश। इन 6 आधारों पर किसी भी क्षेत्र की जलवायु नियंत्रित होती है यानी निर्भर करती है। इसमें से कौन कौन सा है, अक्षांश हो गया, आप देख रहे हैं ऊंचाई हो गया, वायुदाब हो गया, महासागरीय धाराएं हो गया। देशांतर को छोड़ करके, क्योंकि आप सभी जानते हैं देशांतर जो होता है वो समय से संबंधित होता है, इसका जलवायु से संबंधित कोई भी यहां पर संबंध नहीं है। तो देशांतर को छोड़ करके बाकी सारे आपके किस्में हैं जलवायु को नियंत्रित करने में। तो 2 ऑप्शन जहां जहां पर होगा वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था। जो जनगणना अधिनियम है ये बना था हमारे देश में 1948 में। जल्दबाजी में आपने 1951 को टिक नहीं करना है। जनगणना अधिनियम 1948 में बन गया था, 1948 में ही लागू हो गया था। यह जो अधिनियम है संसद का एक कानून है, जैसा आप सभी जानते हैं सभी अधिनियम क्या होते हैं, संसद के माध्यम से पारित होते हैं और देश के कानून होते हैं। इस अधिनियम में देश के अंदर कैसे जनगणना कराई जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या उसकी पद्धति होगी, उन सब की जानकारियां हैं। आजादी के बाद जितनी भी जनगणनाएं हमारे देश में हुई हैं वो इसी अधिनियम के तहत हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया गया था सन 2013 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके तहत खाद्यान्न देने की शुरुआत हुई थी सब्सिडी के साथ, जो गरीब लोग हैं ताकि उनको एक अच्छा और पोषित खाद्यान्न यहां पर मिल सके, ठीक है। 2013 में 5 जुलाई को इसे अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। बाद में इसे संसद से पारित करवाया गया। इसे पारित करने वाला अलग अलग राज्य फिर इसे पारित करते हैं, तो इसे पारित करने वाला जो पहला राज्य बना था वो छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है। देखिए, भारत में जनगणना की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं उसमें श्रमिकों को 2 आधार पर यानी 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं सीमांत श्रमिक और एक को कहते हैं मुख्य श्रमिक, ठीक है। जो मुख्य श्रमिक होता है वो होता है जो 1 वर्ष के भीतर कम से कम 6 महीना या 183 दिनों से ज्यादा काम करे। सीमांत श्रमिक वो होता है जो 1 वर्ष में 183 दिन या 6 महीनों से कम काम करे, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। तो जो 6 महीने से ज्यादा काम करता है 1 साल में वो मुख्य श्रमिक, और जो 6 महीने से कम या 183 दिन से कम काम करता है वो आपका सीमांत श्रमिक। आपको सीमांत श्रमिक पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल के इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, दक्षिण भारत में मानसून के आने से पहले जो वर्षा होती है उसे आमतौर पर क्या कहा जाता है वो आपको पूछा गया है, ठीक है। कुछ राज्यों के नाम दे दिए गए हैं, विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का, ठीक है। तो यहां पर बरसात के आने से पहले, मानसून के आने से पहले जो बारिश होती है उसे मैंगो शावर्स यानी आम्र की वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये जो वर्षा होती है आमों के लिए काफी ज्यादा अच्छी इसे माना जाता है, खासकर केरल में। इन तीनों में भी विशेषकर बात करें तो केरल में इसको आम्र वर्षा कहते हैं। इसी वर्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। केरल के अंदर इसे आम की वर्षा कहते हैं या आम्र वर्षा कहते हैं या मैंगो शावर्स कहते हैं। कर्नाटक के अंदर यह वर्षा कॉफी के लिए काफी अच्छी होती है और इस वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं।
अब क्योंकि वो विकल्प में है नहीं और केरल का नाम आपको दिया है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसी वर्षा को बंगाल के अंदर काल बैशाखी कहते हैं और इसी वर्षा को उड़ीसा में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। असम के इलाके में ये जो मानसून से पहले वर्षा होती है इसे बोडो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वर्षा को मानसून से आने के पहले की वर्षा कहते हैं या पूर्व मानसून चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज है उसमें बात करी थी मानसून वाले वीडियो में। नेक्स्ट है, मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल की कितनी है? देखिए, मृत सागर की लवणता आपने पूछा है, लवणता यानी कि उसके जल में नमक का प्रतिशत या नमक की मात्रा कितनी है। मृत सागर की जो लवणता है प्रति लीटर जल की अगर हम बात करते हैं, 1 लीटर जल में कितने ग्राम वहां पर नमक है। मृत सागर दुनिया का सबसे ज्यादा खारा जल वाला सागर है। इसकी जो लवणता है वो 340 ग्राम है, यानी 1 लीटर पानी के अंदर वहां पर 340 ग्राम नमक आपको मिल जाएगा, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, महासागरों की औसत लवणता कितनी है, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तो 35 भाग प्रति 1000 आपने इसको याद करना है। इस आधार पर या इस तरह से महासागर की औसत लवणता को लिखा जाता है, 35 भाग प्रति 1000। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो धनी व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, उसके लिए गोमत शब्द का इस्तेमाल होता था। वैदिक काल की शब्दावली भी पूछे जाने लगी है, इससे पहले भी उत्तराखंड में इसको लेकर के सवाल बना था। तो वैदिक काल में जो धनी व्यक्ति होता था उसे गोमत कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, महाकवि भारवी जिन्होंने किरात अर्जुनियम नामक महाकाव्य लिखा, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। किरात अर्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की। और जो ये भारवी थे ये पल्लवों के दरबारी कवि थे। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु, उनके दरबार में रहते थे महाकवि भारवी। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है सिंह विष्णु को। इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना करी थी 565 ईस्वी में। अपनी राजधानी तमिलनाडु के कांची को इन्होंने बनाया था। इनके दरबार में संस्कृत भाषा के काफी बड़े विद्वान थे ये भारवी, इनको यहां पर आश्रय प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विधान परिषद को लेकर के 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा वाला गलत है चलिए देखते हैं। पहला, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। क्या विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद आर्टिकल 169 कहता है कि विधान परिषद का गठन या विघटन तो किया जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। यानी आप खत्म कर सकते हैं विधान परिषद को किसी भी राज्य में, लेकिन आप उसे भंग नहीं कर सकते। जब तक उस राज्य में विधान परिषद रहेगी वो निरंतर चलती रहेगी। जैसे लोकसभा एक साथ भंग हो जाती है, विधानसभा एक साथ भंग हो जाती है, विधान परिषद और राज्यसभा नहीं होती। विधान परिषद का राज्यों में वही स्थान है जो केंद्र में राज्यसभा का। बस राज्यसभा के पास पावर थोड़ी ज्यादा है। राज्यसभा को आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह राज्यसभा केंद्र में उच्च सदन है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन है। ठीक है, तो विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं कर सकते। उसका कार्यकाल निरंतर चलता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, यह भी सही है। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, यह कथन भी आपका सही है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 होनी चाहिए, विधान परिषद का लड़ना है तो 30 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे केंद्र में लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है इसका जो गठन किया गया था 1938 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसे हम कहते हैं हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। कांग्रेस के इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। ठीक है,
तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ वहां पर राष्ट्रीय नियोजन समिति, जो नेशनल प्लानिंग समिति यहां पर बनी थी, उसका गठन हुआ। इस समिति, जो ये समिति बनी है, इसका अध्यक्ष कौन था, इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। जिस अधिवेशन में इसका गठन हुआ या जिसकी अध्यक्षता में यह बना वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शोला वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए, शोला वन जो होते हैं ये आपके पश्चिमी घाट में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में जो हमारी प्रमुख पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट में, वहां पर हमें शीतोष्ण वन देखने को मिलते हैं। इन वनों को दक्षिण भारत में शोला वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीलगिरी में, अन्नामलाई में ये जो शीतोष्ण वृक्ष या शीतोष्ण वन हमें देखने को मिलते हैं उन्हीं को शोला वन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? देखिए, सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा करी गई थी वो 16 अगस्त 1932 में करी थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने। ठीक है, इसके माध्यम से जो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय थे भारत में उनको सांप्रदायिक निर्वाचन की यहां पर उनके लिए व्यवस्था करी गई। जैसे मुस्लिमों के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत करी गई, वैसे ही सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो बाकी के हमारे अल्पसंख्यक समुदाय थे, अलग अलग समुदाय थे, उनके लिए इसने अलग निर्वाचन व्यवस्था की, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। इसके तहत किस किस को पृथक निर्वाचन दिया गया था? मुसलमानों को पहले मिल चुका था, इसके अलावा यूरोपीय, सिखों, दलितों और भारत के जो ईसाई थे उनको दिया गया। जैन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यानी सांप्रदायिक पंचायत जो केवल पहले मुसलमानों तक सीमित था, बाद में उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, उसमें सिखों को शामिल किया, दलितों को किया, ओबीसी को किया गया, यूरोपीय जो व्यापारी थे उनको, जो एंग्लो इंडियन हैं उनको, भारतीय ईसाई हैं उनको, सबको इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, जैन इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो टुंड्रा और शीत प्रधान, टुंड्रा मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी जहां पर ठंडे इलाके हैं वहां की वनस्पति को कहा जाता है क्रायोफाइट। जो ये क्रायो शब्द है, ये जहां पर भी आपको दिख जाए उसका मतलब होता है वो ठंड से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, तो टुंड्रा या ठंडे इलाकों की जो वनस्पति होती है उसे क्रायोफाइट कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है वनस्पति उसे ट्रोपोफाइट कहा जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है उसे मेसोफाइट कहते हैं। जो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं उन्हें लिथोफाइट कहते हैं, और जो पानी वाले इलाकों में उगती है उसे हाइग्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, हाइग्रो या हाइड्रो इसे करना। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है और इसका उल्लेख आर्टिकल 112 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का भार पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे कम प्रतिशत में है? प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें सबसे कम मात्रा में इन चार में से कौन सा तत्व पाया जाता है वो आपने बताना है। तत्व बताना है, धातु की बात यहां पर नहीं कही गई है। देखिए, तत्वों में आपके धातु, अधातु और गैसें सभी इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया गया है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46% के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन के बाद जो आता है वो सिलिकॉन आता है, लगभग 27% के साथ। ऑक्सीजन हमारा गैस है, सिलिकॉन हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर एल्यूमिनियम आता है। हमारी पृथ्वी पर या पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला धातु जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है, लगभग 8% के साथ। इसके बाद आता है लोहा जिसकी मात्रा है लगभग 5%। ठीक है, 5% इसे करना। तो ऑक्सीजन 46% है, एल्यूमिनियम 8% है, सिलिकॉन 27 है, लोहा 5 है। आपको सबसे कम वाला बताना था, लोहा इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषता और उन्हें किस देश से लिया गया है? निम्न युग्मों में से कितने युग्म यहां पर सही हैं? एक तरफ विशेषता है, दूसरी तरफ देश के नाम है। देखते हैं इनमें से कितने सही हैं। द्विसदनीयवाद क्या हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है? गलत हो जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है? ब्रिटेन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं, यह आपका बिल्कुल सही है।
मौलिक कर्तव्य क्या हमने कनाडा से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है। संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, यह भी सही है। आपको सही वाला बताना था तो 1 और 2 हमारे यहां पर युग्म केवल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, जैसे देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, वैसे ही राज्यों में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसे एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहते हैं। उसको लेकर के 3 कथन है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन यहां पर गलत है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। पहला वाला कथन आपका गलत है। देखिए, महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो डिसाइडेड नहीं है, इसका कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है। राज्यपाल के इच्छा अनुसार यानी उनके प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है, महाधिवक्ता का जो पद है वह आर्टिकल 165 में है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने राज्य में महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो 10 वर्षों तक कम से कम न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है, वह उन सभी विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए उपलब्ध है। तीसरा वाला कथन भी आपका सही है। जो राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य होते हैं यानी जो विधायक होते हैं, उनको जो जो सुविधाएं मिलती हैं सदन में, या उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है, वहां की बहसों में भाग लेने का अधिकार है, वो सारे अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। केवल ये वोट वहां पर नहीं दे सकता। ठीक है, बाकी इससे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरा वाला भी सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। हमने कहा दूसरा और तीसरा यहां पर बिल्कुल सही है और यही हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 और सवालों को यहां पर कवर किया। अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने इन क्वेश्चंस को देखा, पूरी डिटेल के साथ इनको समझा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।